Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. The topic which we will discuss today is applications of Gauss's law. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गाउस नियम के अनुप्रयोग। In this lecture, we will discuss about electric field due to an infinite plane sheet of charge, electric field due to an infinite charged conducting plate, and the electric field due to an infinite long line charge। तो आज के हमारे इस सेशन में हम गाउस नियम के 3 अनुप्रयोगों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये अनुप्रयोग हैं किसी अनंत लंबाई की समतल आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी अनंत लंबाई की चालक आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र एवं अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। So first of all, electric field due to an infinite plane sheet of charge। तो सबसे पहले अनंत लंबाई की समतल आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। So electric field due to an infinite plane sheet of charge। Here we are showing a plane sheet A, B, C, D। तो यहां पर हमने एक समतल पट्टिका A, B, C, D दर्शाई है और इस प्लेट को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, आवेश देते हैं। इस पट्टिका से R दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। So we want to find the value of electric field at point P, which is at a distance r from the plane sheet A, B, C, D। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट P से हम ABCD पर एक लंब डालते हैं जो कि हमारा PO होगा। So to find the value of electric field at point P, we draw a perpendicular from point P on plane sheet of charge A, B, C, D, and this perpendicular will be PO। Now यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसका एक स्मॉल पोर्शन A1 लेते हैं, इसी टाइप से नीचे की साइड में स्मॉल पोर्शन A2 लेते हैं और OA1 एंड OA2 दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो A1 जो पोर्शन है या A1 जो भाग है उसके कारण अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमारा A1 P की डायरेक्शन में होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी वैल्यू होगी DE। नाउ इस DE को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इस DE को हम क्षैतिज दिशा में तथा अभिलंब दिशा में वियोजित करते हैं। So the component of DE along horizontal direction is DE cos alpha and the component of DE in perpendicular direction is DE sin alpha। तो इस DE का क्षैतिज घटक DE cos alpha तथा इसका ऊर्ध्वाधर घटक DE sin alpha होगा। इसी टाइप से यहां पर हमने एक स्मॉल पोर्शन A2 लिया है। A1 एंड A2 दोनों की साइज सेम है, दोनों का आकार सेम है। इसका मतलब पॉइंट P पर A1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था जिसको हमने DE कहा था उतना को उतना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर A2 के कारण होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन A2 P की डायरेक्शन में होगी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE।
अब ये जो DE है इसको भी हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। अब इस DE को यदि हम क्षैतिज दिशा में वियोजित करें तो ये कंपोनेंट आ जाएगा DE cos अल्फा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर लोगे, ये लंबवत घटक लोगे, तो वो आ जाएगा DE sin अल्फा। अब ये DE sin अल्फा और ये DE sin अल्फा दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक DE sin अल्फा ऊपर की तरफ है जबकि एक DE sin अल्फा नीचे की तरफ है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और अलोंग y डायरेक्शन विल बी 0। अतः y दिशा में कुल विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, एंड हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग OP डायरेक्शन और x एक्सेस। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र OP की दिशा में या x दिशा के अनुदिश होगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos अल्फा होगा। Here A, B, C, D be a small portion of an infinitely long plane sheet of charge। यहां पर A, B, C, D एक अनंत लंबाई की समतल आवेशित पट्टिका का अल्पांश है। Let sigma be the surface charge density of this plane sheet of charge। माना इस समतल आवेशित पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। To find the electric field at P, we draw a perpendicular OP from P। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P से एक लंब OP या PO खींचते हैं। Now, by considering the point O as a reference point, we take A1 and A2, two small portion of sheet ABCD such that OA1 is equal to OA2। अब बिंदु O को रेफरेंस बिंदु मानकर हम ABCD पट्टिका के दो अल्पांश A1 तथा A2 इस प्रकार लेते हैं कि OA1 इज इक्वल टू OA2 है, अर्थात A1 एवं A2 की बिंदु O से दूरियां समान हैं, और यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है कि इस A1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में तथा अभिलंब दिशा में वियोजित करेंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट या क्षैतिज भाग DE cos अल्फा होगा, जबकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट या लंबवत भाग DE sin अल्फा होगा। इसी टाइप से A2 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा जो कि A2 P की डायरेक्शन में होगा, और इस DE को भी हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करते हैं। हॉरिजेंटल कंपोनेंट या क्षैतिज भाग DE cos अल्फा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्वाधर भाग DE sin अल्फा होगा, और ये DE sin अल्फा और ये DE sin अल्फा दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का परिमाण समान है तथा दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। फलस्वरूप परिणामी विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में 0 होगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू होल शीट ऑफ चार्ज विल बी अलोंग x एक्सिस और नॉर्मल टू शीट। अतः
बिंदु P पर संपूर्ण पट्टिका के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में होगा या पट्टिका के अभिलंब दिशा में होगा। Now, to calculate the electric field using Gauss's law at P, distant r from the plane sheet, we consider a cylindrical Gaussian surface of length 2r. अब हमको जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो गाउस नियम के उपयोग से निकालना है, न कि जो मेथड हमने अभी पहले डिस्कस किया था उससे निकालना है। तो समतल पट्टिका से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर गाउस नियम के उपयोग से विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई 2r है। तो ये हमारी गॉसियन सरफेस है और इसकी लेंथ है 2r एंड दिस इज आवर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यह हमारी समतल आवेशित पट्टिका है। दिस चार्ज शीट विल डिवाइड द सिलेंडर सिमेट्रिकल इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ r। यह आवेशित पट्टिका बेलनाकार भाग को सममित रूप से r लंबाई के 2 समान भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब ये जो टोटल सिलेंडर था 2r लेंथ का, उसको सिमेट्रिकली ये प्लेट डिवाइड कर रही है। तो इस प्लेट के लेफ्ट में भी r डिस्टेंस तक और राइट में भी r डिस्टेंस तक हमारा सिलेंडर होगा, बेलन होगा। और ये जो सिलेंडर है इसकी सरफेस हमारी गॉसियन सरफेस होगी। इस बेलन का पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ होगा या गाउसीय सतह होगी। नाउ द पॉइंट P विल लाई ऑन वन ऑफ इट्स एंड फेस। बिंदु P इस बेलन के किसी एक अंत सिरे की ओर होगा। तो यहां पर पॉइंट P है और ये जो पॉइंट P है इस शीट से r डिस्टेंस पर है। तो ये जो सरफेस है इसको हम 3 सरफेस के अंदर डिवाइड कर देंगे या 3 क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे। एक सरफेस हमारी ये हो गई S1, एक सरफेस हमारी ये S2 और थर्ड जो है वो हमारी सिलिंड्रिकल सरफेस है या बेलनाकार पृष्ठ है जिसको हमने S3 कहा है। तो S1 एंड S2 ये दोनों हमारे वृत्ताकार पृष्ठ होंगे। तो ये हमारा सिलेंडर, ये हमारा S1 हो गया और ये हमारा S2 हो गया। और जबकि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है तो ये जो कर्व सरफेस है या ये जो वक्र पृष्ठ है वो हमारा S3 है। लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस। माना A गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यदि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व होता है हमारा आवेश अपॉन क्षेत्रफल। इसका मतलब सिग्मा होगा Q अपॉन A। सो Q और सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। दिस इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यह गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश होगा जो कि हमारा सिग्मा इंटू A होगा। नाउ ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स
फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन है। अब ये जो क्लोज इंटीग्रेशन है इसको हम ओपन इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास में तीन सरफेस आ जाएंगी। एक हमारे पास में ये जो कि S1 है, एक ये जो कि S2 है, और एक मैंने कहा है ये वाली सरफेस या ये जो वक्र पृष्ठ है जिसको हमने S3 कहा है। सो फाई क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा और इंटीग्रेशन S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस थीटा। तो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन था इसको हमने ओपन इंटीग्रेशन S1 S2 एंड S3 में चेंज कर दिया है और इसको ऐड कर दिया है। अब अगर एंगल की बात करें तो हमारा S1 यहां पर E की डायरेक्शन इधर है और DS भी इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा E एंड DS का वो हमारा 0 डिग्री होगा। इसी टाइप से अगर H2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंड एरिया वेक्टर भी हमारा इधर है, तो E एंड DS के बीच का एंगल यहां पर भी 0 होगा। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जबकि अगर S3 की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है जबकि एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, तो E एंड DS के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे ये वैल्यू यहां रखोगे cos 90 की वैल्यू 0, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, cos 0 1 एंड cos 0 1। सो फाई क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1 EDS प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 EDS, और ये हमारा 0 हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 EDS प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 EDS प्लस 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होता है एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ होता है। सो सिंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज कांस्टेंट, तो E को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो यहां पर भी E को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो और यहां पर भी इंटीग्रेशन से E को बाहर ले लो, तो फाई हो जाएगा E इंटीग्रेशन S1 DS प्लस E इंटीग्रेशन S2 DS। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों एरिया हमारे बराबर हैं और हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया A माना था। सो इंटीग्रेशन S1 DS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 DS इज इक्वल टू A। तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू EA प्लस EA, that is phi is equal to E into 2A. So phi equal to twice EA। so ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो कि गॉसियन सरफेस से पास होता है, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत है, ये गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध है। नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गाउस के प्रमेय से phi is equal to sigma q upon epsilon 0। Sigma q is the total charge enclosed by the Gaussian surface and sigma q हमने निकाला था sigma into a, तो यहां पर sigma a रख दो। So phi is equal to sigma a upon epsilon naught। Now phi की वैल्यू अभी हमने निकाली है twice EA और साथ में phi की वैल्यू हमने निकाली है sigma a upon epsilon naught। अब ये भी हमारा phi है और ये भी phi है, तो ये जो दोनों phi है इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ट्वाइस EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पर क्लियर है कि A से A कैंसिल कर सकते हैं, सो 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। या E की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0। अब यहां पर क्लियर है कि ये जो रिलेशन है इसमें R कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये R से फ्री है या R से मुक्त है। इसका मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे
तो हमारा डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। Since this relation is independent of r, so the intensity of electric field due to an infinite plane sheet of charge is independent of the distance r from the plane charged sheet। चूंकि यह संबंध r से मुक्त है, इसलिए अनंत लंबाई की आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आवेशित पट्टिका से बिंदु की दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसकी वैल्यू हमारी सेम होगी, नियत होगी, कांस्टेंट होगी। If the sheet carries positive charge, that is sigma is greater than 0, then electric field directed away from both sides and vice versa। यदि पट्टिका धनावेशित हो अर्थात सिग्मा का मान ग्रेटर देन 0 हो, तो पट्टिका के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तथा यदि आवेशित पट्टिका ऋणावेशित हो अर्थात सिग्मा का मान 0 से कम हो या सिग्मा इज लेस देन 0 हो, तो पट्टिका के दोनों ओर विद्युत क्षेत्र का मान अंदर की ओर होगा या पट्टिका की ओर होगा। If conductor have finite size, यदि चालक पट्टिका का आकार नियत हो, then सिग्मा q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2a। तो यहां पर हमने सिग्मा a लिया था, सिग्मा a की जगह हम सिग्मा इंटू 2a लेंगे, जिससे कि 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो e की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। सो e इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। तो अगर प्लेट की साइज हमारी फाइनाइट है या पट्टिका निश्चित मोटाई की है या पट्टिका का आकार निश्चित है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 होगी। नाउ सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। एक अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। So electric field due to an infinite charged conducting plate, एक अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। When a charge q is given to a metallic plate or conducting plate, then it will distribute uniformly all over its outer surface, and therefore the electric field inside the surface remain 0। जब किसी धातु की पट्टिका या चालक पट्टिका को Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है, तथा चालक पट्टिका के भीतर आवेश का मान 0 होता है। इसलिए पट्टिका की सतह के भीतर या पट्टिका के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। Let sigma be the surface charge density of the given surface। माना सिग्मा दिए गए पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है। कि हमारी कंडक्टिंग प्लेट है या चालक पट्टिका है, इसको हमने चार्ज दिया है या आवेश दिया है, तो इस प्लेट की आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पट्टिका की बाह्य सतह पर वितरित हो गया है, और अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। तो यहां पर हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किए हैं, ये हमारी गॉसियन सतह या गॉसियन सरफेस है। तो यहां पर भी हमने इस
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये एरिया हमारा S1, ये S2 और ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा S3 है। तो इस प्लेट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है या विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R from the metallic surface, we consider a Gaussian surface. धातु की सतह से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमारा गॉसियन सरफेस है, यह गॉसियन पृष्ठ है। Let A be the area of cross section of this surface. माना इस सतह के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर की है या बेलनाकार गॉसियन सतह की हमने कल्पना की है। Now the total electric flux through the Gaussian surface, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स phi इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसको ओपन इंटीग्रेशन में हम चेंज करेंगे। तो पहले डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन हमारा ओपन इंटीग्रेशन में चेंज होगा। तो S1, S2 एंड S3 तीन एरिया हमारे पास में है या तीन सरफेस हमारे पास में है। So surface integration S1 E ds cos theta plus surface integration S2 E ds cos theta plus surface integration S3 E ds cos theta। अब अगर S1 की बात करें तो E हमारा इधर है और ds भी इधर है। इसका मतलब थीटा यहां पर 0 डिग्री है, तो यहां पर थीटा हमारा 0। अगर इसकी बात करें तो ये सरफेस हमारी अंदर है और अंदर हमने कहा है कि कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 0 होगी, तो E हमारा 0 होगा। और अगर इस सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर हमारा इधर है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होता है, तो E एंड ds के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा 0, यहां पर E 0 एंड यहां पर थीटा 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। E की वैल्यू 0, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। जबकि यहां पर थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos 0 हमारा 1 होता है, तो फाई क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds। और अभी हमने कहा था कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, तो E को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds। और हमने कहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा कैपिटल A है। सो इंटीग्रेशन S1 ds इज इक्वल टू A, तो इसकी जगह A रख दो, तो phi is equal to E into A. So phi equal to EA. Now, from Gauss's theorem, Gauss प्रमेय से phi is equal to sigma q upon epsilon 0 and sigma q सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में निकालोगे, ये पृष्ठ आवेश घनत्व के पदों में लोगे, तो सिग्मा क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहां पर सिग्मा ए रख देते हैं। सो phi is equal to सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एक फाई की वैल्यू हमारे पास में ये है और एक फाई की वैल्यू हमारे पास में E इंटू ए है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, ये दोनों की तुलना करो। सो E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। सो E ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। So total electric field at point P
which is at a distance r from an infinite charged conducting plate will be E equal to सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अतः एक अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो होगा। Now, third application, electric field due to an infinite long line charge। एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। So, electric field due to an infinite long line charge। एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिखाया है, एक अनंत लंबाई के तार को दिखाया है, या रेखीय आवेश को दिखाया है जो कि हमारा ए बी होगा, और इसका स्मॉल पोर्शन हमने ये कंसिडर किया है। अब हम क्या करते हैं, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, या इस रेखीय आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी which is at a distance r from this line charge, we consider an infinitely small portion of it, that is a1 and a2, such that OA1 is equal to OA2। तो अनंत रेखीय आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इस अनंत रेखीय आवेश के अल्पांश की कल्पना करते हैं, जो कि हमारे A1 तथा A2 हैं, जो इस प्रकार है कि OA1 is equal to OA2। अब इस A1 के कारण अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो हमारा A1 P की डायरेक्शन में होगा, जिसको हमने DE माना है। अब ये जो DE है इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर देते हैं, ये क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर भागों में वियोजित करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये क्षैतिज भाग आ जाएगा DE cos अल्फा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट आएगा DE sin अल्फा। इसी टाइप से अगर A2 की बात करें तो A2 के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा A2P की डायरेक्शन में होगा, जो कि DE है, और इस DE को अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, ये क्षैतिज एवं अभिलंब दिशा में वियोजित करें, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE cos अल्फा एंड वर्टिकल कंपोनेंट होगा DE sin अल्फा। अब ये DE sin अल्फा और ये DE sin अल्फा दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का परिमाण समान है, दोनों की दिशा विपरीत है। फलस्वरूप परिणामी विद्युत क्षेत्र जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा में है वह शून्य होगा। इस प्रकार इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। अतः अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज दिशा में होगा या ओपी की दिशा में होगा। Hence, the net electric field due to infinitely long line charge will be along horizontal direction or in the direction of OP. So let AB be an infinite long line charge to which Q charge is given। माना AB एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है जिसे Q आवेश प्रदान किया जाता है। अब ये टोटल हमने AB नहीं दिखाया है, उसका स्मॉल पोर्शन हमने दिखाया है। दिस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली along its length। यह आवेश लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होगा।
let lambda be the linear charge density of line charge। माना लैम्डा रेखीय आवेश का रेखीय आवेश घनत्व है। Let P be an observation point at a distance r from the line charge। माना P रेखीय आवेश से r दूरी पर कोई प्रेक्षण बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। So for finding electric field at P, we take A1 and A2, two small portion of the line charge AB such that OA1 is equal to OA2। अब इस रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम रेखीय आवेश पर दो अल्पांश A1 तथा A2 इस प्रकार लेते हैं कि OA1 is equal to OA2। अब मैंने कहा है कि A1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो कि DE है, इसका ये कंपोनेंट DE cos अल्फा और ये DE sin अल्फा। इसी तरह से A2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आ गया, इसका ये कंपोनेंट DE cos अल्फा, ये DE sin अल्फा। तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन में होगा। The net electric field at P due to whole line charge will be along x axis। संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में होगा। नाउ इस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं निकालना है, हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम को यूज करके निकालना है। नाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ एट P distant r from the line charge, we consider a cylindrical Gaussian surface of length L and radius r। अब हम गाउस नियम के उपयोग से रेखीय आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक बेलनाकार L लंबाई की तथा R त्रिज्या की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और ये जो गॉसियन सरफेस है ये हमारी सिलिंड्रिकल सरफेस है या बेलनाकार पृष्ठ है। सी हमारा इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज था, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक L लंबाई की तथा R त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इसकी जो सरफेस होगी वो हमारी गॉसियन सरफेस होगी। सो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r from this line charge, we consider a Gaussian cylinder of length L and radius r। If lambda be the linear charge density, यदि लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व हो तो total charge enclosed by the Gaussian surface, गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, लैम्डा होता है हमारा Q अपॉन L, सो Q आ जाएगा लैम्डा इंटू L, सो सिग्मा Q इज इक्वल टू लैम्डा L। नाउ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, phi is equal to closed surface integration E dot ds और डॉट प्रोडक्ट को घटाओगे तो cos थीटा आ जाएगा, so phi is equal to closed surface integration E ds cos थीटा। और ये जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन है इसको ओपन इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं, तो ये जो कर्व्ड एरिया है ये हमारा S1
ये वाला एरिया S2 और ये वाला एरिया हमारा S3, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन S1 EDS cos थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 EDS cos थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 EDS cos थीटा। अब S1 के लिए बात करें तो E हमारा इस डायरेक्शन में और DS भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये थीटा इक्वल टू 0। S2 के लिए लें तो E हमारा इधर एंड DS इधर, तो थीटा हमारा 90 डिग्री, तो यहां के लिए थीटा 90 डिग्री। और अगर इसके लिए लोगे तो E हमारा इधर एंड DS इधर, तो थीटा हमारा 90 डिग्री, तो यहां पर भी थीटा 90 डिग्री, तो ये थीटा 0, ये थीटा 90 और ये भी थीटा 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 एंड ये भी cos 90 0, तो ये दोनों फैक्टर हमारे 0 हो जाएंगे। जबकि यहां पर थीटा को हम 0 रखेंगे, सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds, सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds। अब E हमारा कांस्टेंट है क्योंकि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम रहता है, तो E को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds। अब सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना है या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको निकालना है, एंड बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL, सिंस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई RL, सो सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds इज इक्वल टू 2 पाई RL, तो इसको 2 पाई RL रख दो, तो फाई आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL। नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गाउस के प्रमेय से, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू पर एप्सिलॉन 0, एंड सिग्मा क्यू हमने कहा था कि लैम्डा इंटू एल है, तो सिग्मा क्यू की जगह हम लैम्डा एल रख देते हैं, तो फाई हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, सो फाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, एंड फाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी E इंटू 2 पाई RL, तो एक फाई की वैल्यू ये है और एक फाई की वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, दोनों मानों की हम तुलना करते हैं, सो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, सो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, तो L से L कैंसिल कर दो, तो E क्या जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, so इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन R, एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता K, so इक्वल टू 2 K लैम्डा अपॉन R, so इक्वल टू 2 K लैम्डा अपॉन R। अब K हमारा कांस्टेंट है एंड लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व है, वो भी हमारा कांस्टेंट है, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज से पॉइंट जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अगर R एंड E के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आता है, तो जैसे जैसे R बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारी कम होती जा रही है, विद्युत क्षेत्र का मान भी हमारा कम होता जा रहा है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम लिया है, जिसके अंदर हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली है, एंड इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज लिया है। सो गुड बाय।